देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है और स्क्रीन शेयर में यस। अच्छा देखो आज हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग ऑल। अच्छा आवाज नहीं जा रहा होगा, चलो कोई बात नहीं। देखो जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट दिन मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, ठीक है। तो एक बार फिर से बता देते हैं कि जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट क्या होता है। देखो जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट क्या होगा, अगर मान लो हम लोग कोई प्रोडक्शन करें, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ये देखो गुड इवनिंग मैम। ठीक है, चलो कोई नेटवर्क इशू इस वजह से। अच्छा तो देखो जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट क्या होता है कि अगर हम लोग कोई एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और हमारा हर एक प्रोसेस का एक इनपुट आउटपुट होता है। जैसे कि मान लो क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल से हमारा जैसे मान लो क्रूड ऑयल अगर हम लोग कर रहे हैं तो वहां पर पेट्रोल डीजल ये सब आउटपुट आ सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक बताया था, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग क्रूड ऑयल को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये कुछ मैंने क्या एग्जांपल दिया था मुझे याद नहीं आ रहा है, ये शायद वही ऑयल वाला ही एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो देखो हम लोग के पास जॉइंट कॉस्ट क्या आया, ऑयल आया, गैसोलीन आया, केमिकल आया, ठीक है। तो एक ही प्रोसेस से हम लोग के पास तीन अलग अलग प्रोडक्ट आए, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को हम लोग मतलब जो फर्स्ट टाइम आउटपुट आया वहां वहां भी बेच सकते हैं और चाहे तो फर्दर प्रोसेस करके भी बेच सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो भी हमारा आउटपुट आता है वो जरूरी नहीं है कि सबका इकोनॉमिक वैल्यू एक जैसा हो। जैसे मैंने यहाँ पर मिल्क वाला एग्जांपल दिया था कि मिल्क को सेपरेट करने पे हमारे पास होल मिल्क और क्रीम रह जाता है, ठीक है। तो ये दोनों का मार्केट, ये जॉइंट प्रोडक्ट तभी कहलाएगा अगर दोनों का मार्केट वैल्यू लगभग सेम है, और बाई प्रोडक्ट तब होगा अगर मार्केट वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है। ये देखो जॉइंट प्रोडक्ट जो है रेफर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द मोर देन वन प्रोडक्ट ऑफ इक्वल वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस विच आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली फ्रॉम सेम रॉ मटेरियल कॉमन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीड्यूर। जैसे कि इन केस ऑफ डेयरी इंडस्ट्री वेरियस जॉइंट प्रोडक्ट ऑब्टेन लाइक मिल्क, घी, ये सब मैंने एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। हम लोग को यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, हम लोग इस पे जो क्वेश्चंस करेंगे उस पे हमें करना क्या है, उसमें बेसिकली हमें ये करना है कि ये जो जॉइंट कॉस्ट अप्लाई हो रहा है उसको अगर हम लोग सेपरेटली देखें तो एक एक प्रोडक्ट पे क्या आ रहा है वो हमें आइडेंटिफाई सबसे पहले करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे क्या क्या प्रोसेस होता है। ম্যাম বলছি টি এন্ড কফিটা কি প্রোডাক্ট হবে? টি এন্ড কফিটা, টি এন্ড কফি তো একরকম প্রোডাকশন থেকে আসবে না, একটা ম্যানুফ্যাকচারিং এ থেকে তো আসবে। যদি তুমি টি এর আলাদা গাছ হয় না, টি মানে চা গাছ আলাদা কফি গাছ আলাদা, ওটা তো সেম ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস থেকে আসছে। বা যদি তুমি মেশিনেও দেখো তাহলেও চা পাতা থেকে চা হয় আর কফির এ থেকে কফি হয়, তাই না? ওটা তো দুটো এক নয়। কিন্তু যেমন ধরো দুধ থেকে ঘি বা এই যে যে জিনিসগুলো হচ্ছে, ঘি হচ্ছে, বাটার হচ্ছে, তো যখন ঘি তৈরি করা হয় তখন কি হয় না, ধরো দই, দই থেকে যেটা দইয়ের যে সর থাকে সেইটাকে জমিয়ে ওটা থেকে ঘি করা হয়, তখন সেম র মেটেরিয়াল হতে হবে না, সেম ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস হতে হবে। চা বা কফিতে তো সেম র মেটেরিয়ালও নয় আর ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসটাও তোমার
সেম হচ্ছে না, তাহলে জয়েন্ট প্রোডাক্ট হচ্ছে না। না মানে আমরা এরকম কিছু করব, চা আর কফি দুটো একসাথে প্রডিউসড হবে, এটা পসিবল না, সেই জন্য এখানে ওইটা আসবে না, ঠিক আছে। কিন্তু আমরা চাইলে দই থেকে অ্যাট এ টাইম যেটা ছাঁচ হয় সেটাও প্রডিউস করতে পারি, আর অ্যাট এ টাইম আমরা যেটা মানে বাটার যেটা মাখন হয় সেটাও প্রডিউস করতে পারি। তো এইটা হবে জয়েন্ট প্রোডাক্টের জন্য, ঠিক আছে। ম্যাম বলছি মিল্ক থেকে বাটার আর চিজ তো আছে, তাহলে বাটার আর চিজ কি বাই প্রোডাক্ট হবে না জয়েন্ট প্রোডাক্ট হবে? একসাথে এলে জয়েন্ট প্রোডাক্টই হচ্ছে। বাই প্রোডাক্টের কনসেপ্টটা হচ্ছে যদি বাটার আর চিজের দামের প্রচুর হেরফের হয়, সেক্ষেত্রে ওটা কি বলে তোমার এই হবে, মানে বাই প্রোডাক্ট হবে, ঠিক আছে। মানে ধরো বাটার আর চিজ দুটোই এলে, এবারে বাটারের মার্কেট ভ্যালু আর চিজের মার্কেট ভ্যালুটা তোমাকে কম্পেয়ার করতে হবে, ঠিক আছে। এবার এই দুটোর মার্কেট ভ্যালুতে যদি হিউজ ডিফারেন্স থাকে, তাহলে একটা মানে একটা বাই প্রোডাক্ট বলবো, একটা মেন প্রোডাক্ট বলবো। যেহেতু দুটোই হচ্ছে তো জয়েন্ট প্রোডাক্ট তো বলতে পারছি না। যদি দুটোরই ধরো এটাও 100 টাকা কিলো ফর এক্সাম্পল, এটাও 100 টাকা কিলো, ঠিক আছে, বা 102 টাকা কিলো, এরকম যদি হয় তাহলে এটাকে আমরা জয়েন্ট প্রোডাক্ট বলবো। কিন্তু ধরো এটা 50 টাকা কিলো, এটা 100 টাকা কিলো, তখন কিন্তু এটা মেন প্রোডাক্ট হয়ে যাবে আর এটা বাই প্রোডাক্ট হয়ে যাবে, বুঝতে পারলে। মানে একসাথে প্রোডাকশন হচ্ছে, কিন্তু ইকোনমিক্যাল ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করবে কি জয়েন্ট প্রোডাক্ট না বাই। ओके मैम। अच्छा देखो, जैसे शुगर केन वाला भी एग्जांपल मैंने लिया होगा। देखो जब हम लोग चीनी का प्रोडक्शन करते हैं ना, तो चीनी और गुड़ साथ ही साथ निकल के आता है, ठीक है। लेकिन अगर चीनी और गुड़ का मार्केट वैल्यू देखें, अगर मार्केट वैल्यू बाई चांस सेम होता है, जो कि होता नहीं है, ठीक है, अगर मार्केट वैल्यू बाई चांस सेम होता है तो दोनों को जॉइंट प्रोडक्ट बोलेंगे। लेकिन अगर अलग होता है तो जो जिसका वैल्यू ज्यादा है वो मेन प्रोडक्ट, जिसका कम है वो बाई प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो, हम लोग को करना क्या है, हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि कौन से जैसे मान लो यहाँ पर क्रूड ऑयल से पेट्रोल निकल के आया और डीजल, ठीक है। अच्छा ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो प्रोडक्ट में स्प्लिट हो गया, ठीक है। अब मान लो क्रूड ऑयल को मैन्युफैक्चर करने के लिए पेट्रोल निकल के आया और उसके साथ साथ डीजल भी निकल के आया, और इसका जो प्रोसेसिंग है उसमें 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ, ठीक है। अब पेट्रोल डीजल दोनों ही निकल के आया, हमें ये फाइंड आउट करना है कि पेट्रोल का आउटपुट पाने के लिए इसमें से कितना खर्चा यहाँ पर हुआ है और डीजल में कितना खर्चा लगा है, ठीक है। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, ठीक है। तो हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि ये जो जॉइंट कॉस्ट है इसका कितना पोर्शन पेट्रोल में जाएगा, कितना डीजल के लिए एप्लीकेबल होगा, और उसके लिए अलग अलग मेथड होता है, वो सारे मेथड हम लोग एक एक देखेंगे, ठीक है। तो पहला मेथड है फिजिकल यूनिट मेथड, फिजिकल क्वांटिटी मेथड भी बोला जाता है, या फिर यूनिट मेथड भी बोला जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ना हमें बता देगा कौन सा मेथड हमें फॉलो करना है, ठीक है। क्वेश्चन हमें नॉर्मली जो है इंस्ट्रक्शन दे देता है। अब इसका देखो हम समझाते हैं कैसे होगा। फिजिकल क्वांटिटी मेथड या यूनिट मेथड, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी या फिर जो भी यूनिट होगा, जैसे कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो किलो में, लीटर में, कुछ तो एक होगा, ग्राम में, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके क्वांटिटी के हिसाब से जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करना पड़ेगा। जैसे हम क्रूड ऑयल वाला ही अगर एग्जाम्पल को रखते हैं, क्रूड ऑयल से क्या क्या मिला हमें, पेट्रोल और डीजल, ठीक है। अब इसका आउटपुट का हम क्वांटिटी लिखते हैं, ये हो गया 500 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 500, ठीक है। ये दोनों ही मैंने ऐसे लिख दिया, इन लीटर लिख देते, ठीक है। तो ऐसे हो गया। अब जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था, ठीक है, उसमें कितना खर्चा हुआ, यहाँ पर लिखते हैं प्रोसेसिंग कॉस्ट। क्रूड ऑयल से जो ये आउटपुट आया, इसका प्रोसेसिंग कॉस्ट लगा अगर 1 लाख, हम वही वाला एग्जांपल ले रहे जो ऊपर मैंने लिखा है, अगर 1 लाख होता है और हमें क्वेश्चन में बता दे कि इसे फिजिकल क्वांटिटी मेथड से डिस्ट्रीब्यूट करो, इन दैट केस ये 1 लाख कितना पेट्रोल के लिए जाएगा, कितना डीजल के लिए, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पेट्रोल के लिए जाएगा 1 लाख इंटू, और डीजल के लिए जाएगा
ऐसे खर्चा 1 लाख, मतलब हम लोग रेशियो बना लेंगे, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी मेथड मतलब रेशियो बना लेंगे, क्वांटिटी का रेशियो। तो क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा, 500:500, मतलब 1:1। तो ये 1:1 में हम लोग इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अगर क्वेश्चन हमें फिजिकल यूनिट मेथड या फिजिकल क्वांटिटी मेथड बोल रहा है तो, ठीक है। तो 50,000 करके खर्चा जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा तो समझ जाओगे कैसे होगा। अच्छा, और क्या मेथड होता है, ये पहला मेथड हुआ। दूसरा मेथड है सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट और मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। अगर हमें ये मेथड फॉलो करने बोले, सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब जो आउटपुट निकल के आ रहा है उसका सेल्स वैल्यू, मतलब नाम से तो हमें कुछ ना कुछ पता चलेगा ना क्या ट्रीटमेंट करना है। और या फिर मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेल्स वैल्यू का मतलब ही मार्केट वैल्यू, जिस वैल्यू पे ये मार्केट में बिक जाएगा, क्या आउटपुट जो है, ठीक है। उसके बेसिस पे अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर वही वाला एग्जाम्पल रख रहे हैं, पेट्रोल डीजल, ठीक है। ये दोनों चीज हम लोग का निकल के आया। अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसका सेल वैल्यू क्या है, ठीक है। क्योंकि देखो हमारा फॉर्मूला क्या हो रहा है, मतलब मेथड क्या है, मेथड है हम लोग का सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट मार्केट या फिर मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो हम लोग को ये, जैसे मान लो यहाँ पर आउटपुट का क्वांटिटी भी लिखते हैं, ठीक है। आउटपुट का क्वांटिटी भी लिखते हैं 500 और 500, ठीक है। अब इसका सेलिंग प्राइस, सपोज इसका सेलिंग प्राइस है @70, इसका सेलिंग प्राइस है @65, ठीक है, @65। जस्ट मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेल वैल्यू के हिसाब से हमें यहाँ पर जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है, मतलब टोटल कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पर जो है टोटल कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट, रॉ मटेरियल सब मिला के जितना भी होता है, तो ये 1 लाख रुपए का सपोज खर्चा हुआ है और ये निकल के आया आउटपुट और इतने प्राइस में बिक जाएगा। तो अगर हमें ये 1 लाख का खर्चा इन पे अपोर्शन करना है और सेल्स वैल्यू मेथड पे, सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट या फिर मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट के हिसाब से, तो हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि सेल्स वैल्यू क्या हो रहा है। सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू कितना हो जाएगा, 500 इंटू 70 और 500 इंटू 65, देखते हैं कितना आता है। $35,000 और 500 इंटू 60, क्या मल्टीप्लाई अपने आप करते हैं, 500 इंटू 65, तो ये आ गया 32,500, ठीक है। अब इसका जो रेशियो है इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, सेल्स वैल्यू का 350:325, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे 350 को डिवाइड कर देते हैं हम लोग 5 से, तो ये 70 आ गया, और 325 को भी डिवाइड कर लेते हैं 5 से, तो ये 65, अगेन ये डिविजिबल हो जाएगा, 70 डिवाइडेड बाई 5 14 और 65 डिवाइडेड बाई 5 यानी 30। अब इस रेशियो में हम लोग डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर कैसे हो जाएगा, 1 लाख पेट्रोल वाला 1 लाख इंटू 14/27, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 लाख इंटू 13/27। अब हम लोग को जस्ट चेक करके देख लेना कितना होगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, हो सकता है पॉइंट 1 में आंसर आए, मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे ही रैंडमली एग्जांपल ले लिया, ठीक है। तो अगर सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट के ऊपर हमें बोलेगा तो इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक पॉइंट जो है वो लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट इज immediately sold after split of point। ये मेथड वहां पर ही एप्लीकेबल होगा जहां पर प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद ही बिक जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या होता है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद ही बिक जाएगा। जैसे देखो, अगर
फर्दर प्रोसेस हो रहा है। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हम लोगों ने एक प्रोसेस, मान लो प्रोसेस 1 परफॉर्म किया, ठीक है, और हम लोगों के पास 3 प्रोडक्ट निकल के आया, जैसे कि प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। अब हम लोग इसको यहाँ भी बेच सकते हैं या फिर इसको फर्दर प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है, फर्दर प्रोसेस करके भी बेच सकते हैं अगर हमारे लिए बेनिफिट है तो, ठीक है। फर्दर प्रोसेस का मतलब अब ये जैसे भी कंडीशन में आउटपुट आया यहाँ पर, इसको मॉडिफाई करके हम लोग इसको बेच सकते हैं, ठीक है। मॉडिफाई करके अगर कुछ हमें मिलेगा तो हम लोग मॉडिफाई करके बेच सकते हैं। लेकिन ये हमें मेथड क्या बोल रहे हैं, अगर सेल्स वैल्यू के ऊपर हमें जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करना है तो कौन सा सेल्स वैल्यू लेना है, यहाँ पर स्प्लिट ऑफ पॉइंट वाला। जैसे देखो मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल दिया, फर्दर प्रोसेस करके काम करते, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते तब समझ में आएगा। यहाँ पर लिख देते हैं, ये देखो प्रोसेस 1, इससे स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे 3 आउटपुट आया ए बी सी। अब इसका यहाँ भी एक सेल वैल्यू हो सकता है, मतलब यहाँ पर भी ये बिक सकता है, ठीक है। और अगर इसको हम लोग और मॉडिफाई करें तो हमें फर्दर कॉस्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब फिर इस पे कुछ खर्चा करना पड़ेगा। हम लोग फर्दर कॉस्ट अप्लाई करके भी इसे बेच सकते हैं, लेकिन हम ये कंपनी मतलब ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन होना चाहिए कि उनको यहाँ बेचना है कि यहाँ बेचना है। वो डिसीजन वो कैसे लेंगे, वो डिसीजन लेंगे कि यहाँ बेच के क्या अर्निंग हो रहा है, यहाँ बेच के क्या अर्निंग, मतलब कहाँ नेट प्रॉफिट ज्यादा होगा, उसी कंडीशन में वो लोग बेचना चाहेंगे। लेकिन मैंने अभी ये वाला पॉइंट क्यों बताया, क्योंकि हमें बताया गया है, रूल्स ये है कि अगर सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट या मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट के ऊपर हमें जॉइंट कॉस्ट का अपोर्शन करना है तो वो सिर्फ उसी जगह पे एप्लीकेबल होगा जहां फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है। वही लिखा है देखो, प्रोडक्ट इज इमीडिएटली सोल्ड आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट, मतलब यहाँ पर ही बिक जाएगा, तब जाके ये वाला मेथड एप्लीकेबल होगा, ऐसा रूल्स है, ठीक है। तो हम लोग वहां पर ही इसे एप्लीकेबल करेंगे। तो ये हो गया हम लोग का मेथड 2, ठीक है, मेथड 2 हो गया। अब हम लोग इस पे लगाते हैं, चलो मेथड 3, ठीक है। मेथड 3 क्या होता है, देखो मेथड 3 का जो नाम है वो है फाइनल सेल्स वैल्यू, फाइनल सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड, आउटपुट मेथड। फाइनल सेल्स वैल्यू का मतलब जो आउटपुट आ रहा है उसको फाइनली हम लोग कहाँ बेच सकते हैं। देखो ये फाइनल सेल्स वैल्यू नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसको फर्दर प्रोसेस करके बेचा जा सकता है। अगर इसके बाद और ये प्रोसेस नहीं होगा तो ये फाइनल सेल वैल्यू होता है, ठीक है। फाइनल सेल वैल्यू मतलब जिसके बाद उस आउटपुट को और हम लोग प्रोसेस या मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड, यहाँ पर हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले, ये देखो जॉइंट कॉस्ट इज, ये मैंने जॉइंट कॉस्ट लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन फाइनल सेल्स वैल्यू, ठीक है। फाइनल सेल्स वैल्यू पे जॉइंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे देखो मान लेते हैं ए बी सी और डी 4 आउटपुट आया एक ही प्रोसेस से, ठीक है। आउटपुट क्या क्या आया, आउटपुट का क्वांटिटी लिखते हैं, जैसे कि 500 200 300 यूनिट मान लो, ठीक है, इसको यूनिट मान लो। मैंने यहाँ पर कुछ अलग से यूनिट नहीं लिखा है कि किलो लीटर, तो यूनिट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे सेल्स प्राइस या वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट 100, सपोज ये 120 और ये हो जा रहा है 80, ये हो गया 200। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखते हैं सेल्स प्राइस एट एट नहीं, इसमें लिखेंगे आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट 180 200 150 और इसमें कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, ऐसा हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो ऐसा दिया हुआ है कि हम लोगों ने एक प्रोसेस किया जिसमें से 4 आउटपुट आया ए बी सी डी, ठीक है। इसको अगर हम लोग स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचेंगे तो इतना इतना पैसा मिलेगा, अगर हम लोग इसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद बेचेंगे मतलब फर्दर प्रोसेस करके बेचेंगे तो इतने में बिकेगा, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फाइनल सेल्स वैल्यू लिखते हैं,
फाइनल सेल्स वैल्यू। तो अगर हम लोग यहाँ पर बेचेंगे तो फाइनल सेल्स वैल्यू ए प्रोडक्ट का होगा इतना, बी प्रोडक्ट का होगा 200 इंटू 200, सी प्रोडक्ट का होगा 300 इंटू 150, डी प्रोडक्ट का 200 इंटू, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ये इसमें मान लो ये फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा है तो इस केस में यही वाला रहेगा। तो ये हो गया 90,000, ये हो जाएगा 40,000, ठीक है, ये हो गया 45,000 और ये हो गया 40,000, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल दिया है मैंने। अब यहाँ पर जब हम लोग ज्वाइंट कॉस्ट, मान लो ज्वाइंट कॉस्ट 1 लाख है, तो ज्वाइंट कॉस्ट अगर 1 लाख है तो इसको हमें कैसे अपोर्शन करना पड़ेगा, 90:40:45:40, इस रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ABCD पे जितना होगा उतने से, ठीक है। तो ये हम लोगों का कहाँ पर हो जाएगा ये मेथड, फाइनल सेल्स वैल्यू। मतलब इसको हम लोग देखो, इसको अगर ड्रॉ करके बताते ना तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। प्रोसेस 1 में हमारा 4 प्रोडक्ट निकल के आया, A, B, C और D, ठीक है। अब ये 4 प्रोडक्ट को अभी अगर हम लोग बेचेंगे तो कितने में बिकेगा, @100, 120, 80 और 200। और इसको अगर हम लोग फर्दर प्रोसेस करके बेचते हैं, मतलब इसमें और भी कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद अगर हम लोग सेल करते हैं तो मार्केट सेल वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमें ये सब क्वेश्चन में दे देगा। 180 सेल वैल्यू 180 आएगा, इसका 200 आएगा, इसका 150 आ रहा है, और यहाँ पर ये फर्दर प्रोसेस नहीं किया जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है अगर हमें लगता है कि यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट बेचने से प्रॉफिट है तो वैसे ही हम लोग करेंगे। तो जैसा हमें मेथड बता देगा हम लोग उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। अगर हमें फाइनल सेल्स वैल्यू पूछा जाए तो P1 का 2 सेल्स वैल्यू है, सॉरी A का 2 सेल्स वैल्यू है, 100 एक 180, लेकिन ये फाइनल सेल्स वैल्यू है क्योंकि ये मिडिल वे में हो रहा है, ये फाइनली बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको मॉडिफाई कर रहे हैं 2 स्टेप में तो फाइनल सेल्स वैल्यू हम लोग 180 मानेंगे, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो ये हो गया फाइनल सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड, ठीक है। ये 3rd नंबर मेथड हो गया। अब 4th नंबर चलते हैं। 4th नंबर मेथड है नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, अच्छा, ये इसको NRV भी बोलते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब NRV। इसमें हमें कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एस्टिमेटेड फाइनल सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट, फिर उससे लेस करेंगे एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट, फिर इससे भी लेस हो जाएगा एस्टिमेटेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो जो बचा हुआ रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे NRV ऑफ द प्रोडक्ट। कोई भी एक प्रोडक्ट का एस्टिमेटेड फाइनल सेल्स वैल्यू होगा आउटपुट का, जैसे इसका देखो 90,000 आया, ठीक है। फिर उससे लेस करना पड़ेगा फर्दर कॉस्ट, जो फर्दर कॉस्ट अप्लाई करने के बाद इसको हम लोगों ने मॉडिफाई करके बेचा, वो कॉस्ट को भी लेस कर देंगे, और अगर बिकवाने के लिए कोई भी खर्चा हो उसे लेस कर देंगे। मतलब हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि देखो रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है सेल्स वैल्यू, ठीक है, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो भी खर्चा किया है हम लोगों ने बिकवाने का वो सब लेस कर देने से जो बचता है उसे NRV बोलते हैं। तो मान लो 3 प्रोडक्ट का हमें 3 ऐसे, ये देखो प्रोसेस 1 हुआ, उससे 3 प्रोडक्ट निकल के आया, ठीक है, ABC, ठीक है। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तीनों का NRV निकालना पड़ेगा। हम लोग A का भी NRV निकालेंगे ये सब डेटा के साथ, ठीक है, B का भी NRV निकालेंगे और C का भी NRV निकालेंगे। फिर ये 3 NRV का रेशियो यूज करेंगे, ठीक है। NRV of A is to NRV of B is to NRV of C, और उसके बेसिस पे ये जो रेशियो होगा उसके बेसिस पे हम लोग जॉइंट कॉस्ट को एपोर्शन कर देंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना और भी क्लियरली समझ में आएगा इसमें, और ज्यादा एग्जांपल हम नहीं दे रहे, मतलब डेटा के साथ, ठीक है, ये डेटा के साथ और नहीं दे रहे। यहाँ इतना समझो कि NRV रेशियो में हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह पे हम लोग रेशियो ही कर रहे हैं। देखो पहला क्या था, हम लोगों ने फिजिकल यूनिट मतलब क्वांटिटी कितना हो रहा है उसके ऊपर
डिस्ट्रीब्यूट करें। फिर हम लोगों ने देखा सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट, मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो हमारा फर्स्ट टाइम प्रोसेसिंग के बाद जो सेल वैल्यू का उस पे हमें करना होता है। फिर होता है फाइनल सेल्स वैल्यू, मतलब जो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद होता है। फिर हो गया एनआरबी, तो एनआरबी रेशियो में होगा। फिर 5th नंबर प्रोसेस लिखते हैं, एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। ठीक है, इसमें कैसे होगा, ये और भी आसान है। देखो जैसे मान लो यहाँ पर जॉइंट कॉस्ट लगा है सपोज 36,000, ठीक है, और 3 प्रोडक्ट हमारा आउटपुट के तौर पे आया है एबीसी। ये है 500 यूनिट, ये है हम लोगों का 600 और ये हो गया 700। ठीक है, इतना इतना क्वांटिटी में हमें 3 प्रोडक्ट मिला है। ठीक है, अब हम लोग इसका क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज कॉस्ट। अगर हमें क्वेश्चन बोलता है कि एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड से करो, तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकाला जाता है, 36,000 का खर्चा हुआ है और उसके बिहाफ में हमें कितना यूनिट मिला है, 500 प्लस 600 प्लस 700, ये तीनों यूनिट जो भी है उसे अगर हम लोग टोटल करके डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज कॉस्ट पता चल जाएगा कि एक एक प्रोडक्ट बनाने का कॉस्ट कितना है। तो ये डिवाइडेड बाई 1800 हो रहा है, तो ये 1800 करने से ₹20 पर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मतलब फॉर्मूला क्या हो गया, ये देखो, टोटल जॉइंट कॉस्ट डिवाइडेड बाई यहाँ पर टोटल आउट। ठीक है, टोटल आउट। अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे करके जॉइंट कॉस्ट को एपोर्शन करेंगे, तो हम लोग ये बोलेंगे कि ए प्रोडक्ट बनाने का खर्चा, बी प्रोडक्ट और सी प्रोडक्ट। तो ए 500 यूनिट बना है, बी 600 यूनिट बना है, सी 700 यूनिट बना है, और खर्चा कितना करके होगा, एवरेज कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट इज 20 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 20 मल्टीप्लाई करने से जितना आएगा उतना लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया, इतना आ रहा है 10,000। ठीक है, ये हो गया 12,000। अच्छा, ये हो गया 14,000। ठीक है, इस तरह से हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो ये हो गया हम लोग का एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। अच्छा, फिर नेक्स्ट लिखेंगे 6th नंबर, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। ठीक है, अभी कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, ये हम लोग जो मार्जिनल कॉस्ट चैप्टर होता है उसमें डिटेल्स में पढ़ते हैं, लेकिन एक बार यहाँ बताते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि सेल से जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो जितना बचता है उसे बोला जाता है कंट्रीब्यूशन। और अगर सेल से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को भी माइनस कर देते हैं, यानी टोटल कॉस्ट को भी, तो जो निकल के आता है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट में। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड यहाँ पर देखो कैसे होगा। जॉइंट कॉस्ट में हम लोग पहले, अगर जॉइंट कॉस्ट का हमारा 2 पार्ट दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में अलग से, एक दिया हुआ रहेगा वेरिएबल कॉस्ट कितना लगा है और फिक्स्ड कॉस्ट कितना लगा है। अगर ये चीज हमें स्प्लिट करके दिया हुआ है तो हम लोग ये वाला मेथड लगा सकते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कॉस्ट में। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर कैसे लगेगा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट, ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट इन रेशियो ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और फिक्स्ड कॉस्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यानी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके जो कंट्रीब्यूशन आएगा उस रेशियो में हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, उस रेशियो में हम लोग इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, और यहाँ पर लास्ट मेथड जो है 7th नंबर, रिवर्स, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसका भी कुछ एग्जांपल नहीं दिया है, इसमें बहुत सारा चीज लिखना पड़ेगा अगर एग्जांपल देंगे तो, इसलिए मैंने नहीं दिया। इसको हम लोग देख लेंगे, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो मिल जाएगा, सारे मेथड का ही क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। रिवर्स कॉस्ट मेथड। ठीक है, रिवर्स कॉस्ट मेथड में कैसे होता है, रिवर्स कॉस्ट मेथड में हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट को रिवर्स कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मली देखो क्या होता है, हम लोग ऐसे करके कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ रहता है जैसे कि मान लो 3 प्रोडक्ट आया है ए बी सी। ठीक है, और तीनों प्रोडक्ट का कॉस्ट है
20,000, 20,000 और 20,000, ठीक है। फिर इस पे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगा है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पर हमें बता देगा कि ज्वाइंट कॉस्ट कितना कितना एक एक प्रोडक्ट पे लगा हुआ है। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट सपोज 1000, 1000, 1000, ठीक है। ये सब टोटल करने से ये ज्वाइंट कॉस्ट है, ये दिया हुआ रहेगा। कैसे अपोर्शन हो रहा है, अभी तक हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे थे कि मतलब अपोर्शन करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें कॉस्ट बता देगा इस तरह से, तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा 21,000, 21,000, 21,000, ये हो गया टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब इस पे क्या ऐड करेंगे, प्रॉफिट, ठीक है। सपोज सबका प्रॉफिट यहाँ पर आ रहा है 2100, 10% करके ले लेते हैं 2100, ठीक है। तो ये टोटल करने से क्या निकल के आ जाएगा, सेल प्राइस। तो सेल प्राइस हो जाएगा 23,100 हर एक जगह पे, क्योंकि मैंने इक्वल ही लिया हुआ है 23,100, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स कॉस्ट मेथड में हम लोग कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे अपने हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोग रिवर्स चलेंगे। रिवर्स में हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा स्टेप 1 होगा, ठीक है। उसके बाद ये हम लोग का स्टेप 2 होगा, ये स्टेप 3 होगा, ये स्टेप 4 होगा और ये स्टेप 5 हो जाएगा। इस तरह से रिवर्स करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। शायद ये समझ में नहीं आया होगा कि रिवर्स करके कैसे होगा, वो प्रैक्टिकली एग्जांपल लेने से समझ में आ जाएगा कि कैसे होगा। हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। हमें रिवर्स तरीके से कॉस्ट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। रिवर्स तरीके से कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। तो अभी क्वेश्चन मिलेगा तो हर एक मेथड के साथ हम फिर से रिलेट करके बता देंगे। अभी जस्ट मैंने एक ओवरव्यू दिया कि टोटल हम लोग का 7 मेथड होता है, और जैसे क्वेश्चन में बोलेगा हम लोग उस तरह से करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। जैसे देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, तो तुम लोग मुझे बताते जाओ कौन से मेथड से हमें करने के लिए बोला गया है। जैसे देखो क्वेश्चन में कैसे दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर दिया हुआ है एक कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग 5,000 टन ऑफ कोल, ठीक है। तो कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि क्या क्या मैन्युफैक्चर करती है। देखो इनको फॉलोइंग प्रोडक्ट्स मिला है जब उन्होंने कितना टन, 5,000 टन कोयला जो कि उन्होंने खरीदा था 110 रुपए पर टन करके, फिर उस कोयले को प्रोसेस किया और उन्हें क्या क्या मिला, उनको चाहिए था एक्चुअली कोक, तो उन्हें कोक मिला, उसके साथ साथ टार, सल्फेट ऑफ एमोनिया, बेंजोल, ये सब चीज भी मिल गया। बेसिकली इनका टारगेट था कोक मैन्युफैक्चर करना, ठीक है। अब इसमें से कौन सा जॉइंट प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है, अभी नहीं पता चल रहा है। क्यों, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि कोक मार्केट में कितने में बिकता है, टार। तो ये हम लोग बोलेंगे ये सभी क्या है, ज्वाइंट प्रोडक्ट है। क्यों, क्योंकि एक ही साथ ये सारा चीज प्रोड्यूस होके आया। हमें क्या प्रिपेयर करने बोला है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट अपोर्शनिंग द ज्वाइंट कॉस्ट। ज्वाइंट कॉस्ट कितना लगा, बता सकते हो कि ये प्रोडक्शन करने का खर्चा कितना हुआ। क्या मुझे ज्वाइंट कॉस्ट बता सकते हो कोई भी कि ये प्रोसेस करने का हमारा खर्चा कितना हुआ, किस बात का खर्चा बताया हुआ है, बोलो। ये प्रोसेस करने का खर्चा कितना हुआ, 10,100। 5,000 टन कोयला खरीदा गया 1,100 रुपए पर टन के हिसाब से, तो कितना खर्चा हुआ। क्योंकि और तो कोई खर्चा बताया नहीं है कि लेबर का खर्चा हुआ कि ये हुआ वो हुआ, एक ही खर्चा बताया, रॉ मटेरियल जो कोल खरीदा गया उसका खर्चा बताया है। तो टोटल खर्चा कितना हो रहा है, 1,100 इंटू 5,000, ठीक है। और उसके बाद ये सारे जो 55 है लाख। ये, हाँ कितना आ रहा है, 55 लाख। 55 लाख। हाँ 55 लाख, अच्छा जितना भी आ रहा है 55 लाख आ रहा है। अब ये खर्चा करने के बाद हमें कोक, टार, सल्फेट ऑफ एमोनिया और बेंजोल ये सब मिला है, इतना इतना टन मिला है, ठीक है। अच्छा अब टोटल करो तो आउटपुट कितना टन हुआ है। हाँ भले ही अलग अलग फॉर्मेशन है, ये कोक अलग देखने में होगा, टार अलग देखने में होगा, सल्फेट अलग तरीके का चीज है, बेंजोल अलग तरीके का चीज है, लेकिन मिला तो है इसी प्रोसेस से ही। टोटल करके बोलो कि आउटपुट कितना टन है, क्योंकि सभी टन में दिया। 4,000। हाँ कितना आ रहा है, 4,000, अरे बोलो 800। हाँ तो 5,000 इनपुट दिए थे, 5,000 टन इनपुट दिए थे, आउटपुट आया 4,800 टन। तो बाकी क्या हुआ होगा, बाकी 200 क्या हुआ होगा, बोलो। एबनॉर्मल लॉस।
लॉस हुआ है। अब नॉर्मल एबनॉर्मल वो तो हमें बताया नहीं है, यहाँ पर लॉस हुआ है, ठीक है। अगर ये नॉर्मल बात है तो नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल है तो एबनॉर्मल है। यहाँ पर हमें ना लॉस के बारे में उतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं होगा, जस्ट मैंने पूछा, ठीक है। तो अब नॉर्मल है कि एबनॉर्मल वो तो ये पढ़ के समझ में तो नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हमें इस बात का जानकारी होगा तभी हम लोग बता सकते हैं कि लॉस किस तरह का है। वैसे लॉस है, ठीक है। अब हमें बोला है कि हमें एक स्टेटमेंट बना के देना है। ज्वाइंट कॉस्ट जो लगा, ज्वाइंट कॉस्ट कितना, 5000 इंटू 1100 करके जितना ज्वाइंट कॉस्ट आया, दैट इज 55 लाख। ये 55 लाख का कितना, 55 लाख में से कितना खर्चा हुआ है, कोक प्रोड्यूस करने में इतना, टार प्रोड्यूस करने में इतना, सल्फेट ऑफ एमोनिया प्रोड्यूस करने में इतना, बेंजोल प्रोड्यूस करने में इतना। और हमें कौन से मेथड से करने बोला है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल यूनिट मेथड, मतलब हमें बता भी दिया है कि किस तरह से करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, 55 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा किसी ना किसी रेशियो में, क्योंकि हर एक मेथड में हम लोगों ने देखा कि जॉइंट कॉस्ट को हम लोग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें। अब वो रेशियो किस चीज का बनेगा वो डिपेंड करता है कौन सा मेथड हमें फॉलो करने बोला है। तो हम लोग को यहाँ पर कौन सा मेथड फॉलो करने बोला है, फिजिकल यूनिट मेथड। तो मुझे बताओ कि ये जॉइंट कॉस्ट को कैसे हम लोग एपोर्शन करेंगे, कौन से रेशियो से करेंगे, बोलो कौन से रेशियो से करेंगे। जॉइंट कॉस्ट को हम लोग कौन से रेशियो से एपोर्शन करेंगे, बता तो दिया है, फिजिकल यूनिट मेथड। फिजिकल यूनिट इसमें से कौन सा है, कौन सा डेटा फिजिकल यूनिट बता रहा है। फिजिकल यूनिट का मतलब क्या होता है, जो हम लोग देख सकते हैं ना आंख से कितना है क्वांटिटी में, तो ये कौन सा फिजिकल यूनिट का डेटा कौन सा है। apportionment of joint cost as per physical unit method। तो काफी आसान है ये सब, मतलब अगर आ जाए एग्जाम में जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट तो ये मतलब फ्री का ही मार्क्स है, मान सकते हैं हम। तो ये काफी आसान होता है, ठीक है। तो ये रहा पर्टिकुलर्स। तो किसमें हमें जॉइंट कॉस्ट को एपोर्शन करना है, कोक, हम नाम लिख देते हैं प्रोडक्ट का, कोक है, टार, सल्फेट, प्रेजेंटेशन तुम लोग जैसा चाहो कर सकते हो, ठीक है, हम इस तरह से कर रहे हैं, और बेंजोल, ठीक है। इसमें हमें जॉइंट कॉस्ट को एपोर्शन करना है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे पहले यूनिट, क्योंकि हमें फिजिकल यूनिट मेथड में करना है। यूनिट है ये रहा 3500, ये सब तो फिजिकल यूनिट है, तुम लोग बता नहीं पा रहे, ये टन में ही तो यूनिट बता रहा है। यूनिट का मतलब नहीं पता है, फिजिकल यूनिट मतलब जैसे अगर लिक्विड होता है तो लीटर में होता है, किलो में होता है, ग्राम में होता है, तो ये टन में है, ठीक है। तो यूनिट जो है ये टन में है, 3500 टन, 1200 टन, अच्छा, और ये हो गया 52 और 48 टन, ठीक है, 52 और 48 टन, ये हो गया फिजिकल यूनिट। अब ज्वाइंट कॉस्ट कितना है, ज्वाइंट कॉस्ट हो जाएगा, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं, 5000 टन एट द रेट ऑफ 1100, ठीक है। तो ये हो गया ₹55 लाख, ये हम लोग का ज्वाइंट कॉस्ट हो गया। अब इस ज्वाइंट कॉस्ट को एपोर्शन करना है फिजिकल यूनिट मेथड में, तो रेशियो क्या हो जाएगा, ये वाला 3500 इज टू 1200 इज टू 52 इज टू 48, ठीक है। क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेशन सही करना है और कुछ नहीं, फ्री में नंबर मिलेगा, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन सही करना है। अब करना क्या है, फिजिकल यूनिट बता दिया है, यूनिट वगैरह सब दे रखा है, और तो मेहनत तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। 52 प्लस 48, तो ये हो गया 4800। तो हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम यहाँ पर एक दिखा रहे हैं 55 लाख, मैंने एल लिख दिया, इनटू रेशियो कितना बन जाएगा, रेशियो यहाँ पर ये सब का टोटल हो रहा है 4800। अगर तुम लोग चाहो तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन मैंने किया नहीं, जब हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल होगा तो इस पे और मेहनत करके क्या करें, क्योंकि देखो ये दो दो डेटा है, ये पॉइंट पॉइंट में आ जाएगा, बेटर है कि ऐसे ही रहने देते हैं। और ये हो गया 3500, पहला इस तरह से आंसर आएगा। दूसरा आंसर आ जाएगा 55 लाख इंटू 1200 डिवाइडेड बाय 4800। ये तो बस रेशियो का नॉलेज होना चाहिए और कुछ हमें नहीं चाहिए। 55 लाख इंटू 52 डिवाइडेड बाय 4800, और लास्ट वाला हो जाएगा 55 लाख इंटू
48। तो हम लोग को ये कैलकुलेट करना है कि कितना लग रहा है। तो इसका लॉजिक क्या हुआ, लॉजिक भी समझ लो। लॉजिक ये हो रहा है कि 4800 यूनिट बनाने में, ठीक है, 4800 यूनिट मतलब क्वांटिटी क्या बोले, टन में 4800 टन बनाने का हम लोग का खर्चा हो रहा है 55 लाख, ठीक है। तो 3500 का बनाने का खर्चा कितना होगा। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम ऐसे लिख लेते 55 लाख, ये हो गया 55 लाख डिवाइडेड बाय 4800। तो ये वैल्यू आ रहा है, देखो ये हर जगह पे आएगा क्योंकि हर जगह पे यही डिवाइडेड है। अब इनटू कर देंगे पहले डेटा के लिए 3500, तो ये निकल के आ रहा है 4010416। यहाँ पर लिखते हैं 4010416.6 से मैंने 7 लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 3500 कर देंगे, तो वही डेटा आ जाएगा जो मिल रहा है। अगर नहीं समझ में आता है तुम लोग अपने हिसाब से करो, लेकिन उसमें मेहनत ज्यादा होगा, बार बार करोगे तो। ये मैंने जो इनटू किया, इसको डिवाइड करेंगे तो फिर से इसका इम्पैक्ट आ जाएगा, जो मेरा ये इम्पैक्ट था, है ना। तो ये इम्पैक्ट मुझे फिर से मिल गया, इस पे इंटू 1200 लगा देते हैं तो आंसर मिल जाएगा जल्दी, ठीक है। और किसी रीजन से हम ये नहीं कर रहे, आंसर जल्दी मिल जाएगा इसी वजह से। तो ये हो गया। अब डिवाइड करेंगे 1200 तो फिर से हमें वही डेटा मिल जाएगा जो यहाँ पर हो रहा था, इंटू 52 लगा लेते हैं तो ये आ रहा है 59583 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 48। तो यहाँ पर वैल्यू निकल के आ गया 55,000। तो इसका मतलब जॉइंट कॉस्ट इस तरह से अपोर्शन हो गया, ठीक है। ये बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, बस इतना करने से ही होगा। अब तुम लोग प्रेजेंटेशन और भी अच्छे से करना चाहो तो कर सकते हो, बट ये इतना काफी है, ठीक है, कि हम लोग का कितना करके कॉस्ट जो है अपोर्शन हो रहा है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ये समझा देते हैं। इसका मैंने आंसर के साथ लिया हुआ है, यहाँ से ही हम समझा देते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर से क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एन एंटिटी इनकर्स ए जॉइंट कॉस्ट ऑफ 64,500 इन प्रोड्यूसिंग टू प्रोडक्ट ए एंड बी। मतलब एक प्रोसेस हुआ है जिससे दो प्रोडक्ट निकल के आए, एक प्रोडक्ट ए और एक प्रोडक्ट बी, और प्रोसेस का खर्चा हुआ है 64,500। ज्वाइंट कॉस्ट मतलब ये खर्चा करके दो प्रोडक्ट मिला है, इसीलिए इसको ज्वाइंट कॉस्ट बोल रहा है। अब क्या क्या प्रोडक्ट निकल के आया, ए 200 यूनिट, बी भी 200 यूनिट, एंड अर्न्स ए सेल्स वैल्यू ऑफ 86,000 बाय सेलिंग एट द रेट ऑफ 170 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी 260 पर यूनिट। अब बोल रहा है कि इनका 86,000 का टोटल सेल वैल्यू हुआ, कैसे, क्योंकि ए को 170 रुपए पर यूनिट पे बेचा गया और बी को 260। चेक करें क्या ऐसे करने से 86,000 आता है कि नहीं, चेक करके देख लो। 200 इंटू अगर हम लोग 170 करते हैं तो ए का सेल्स वैल्यू निकल के आता है 34,000, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं 200 इंटू 260, तो ये हो गया 52,000, और ये दोनों को ऐड कर लो तो ये 86,000 हो गया, ठीक है। इंफॉर्मेशन तो सही दिया हुआ है कि अगर इतने इतने पे बेचेंगे तो 86,000 का सेल वैल्यू मिलेगा। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी आर 4,000 एंड 32,000 रेस्पेक्टिवली। द जॉइंट कॉस्ट कैन बी अपोर्शन्ड टू द प्रोडक्ट ए एंड बी एज फॉलोज। अब बोल रहा है इसको फर्दर प्रोसेस किया गया है जिसपे 4,000 का खर्चा हुआ, और इसको फर्दर प्रोसेस किया गया जिसपे 32,000 का खर्चा हुआ। हमें बोला है कि जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करके बताओ कि जॉइंट कॉस्ट कितना होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये कौन सा मेथड है वो हमें यहाँ पर कुछ नहीं बताया, बिकॉज ये ना एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक्चुअली ये जो मेथड है ये हम लोग का नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट वाला मेथड दे रखा है, ठीक है। हम समझा देते हैं, यहाँ मेथड नहीं लिखा है क्योंकि वो इसके एग्जाम्पल के हिसाब से दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन जिस मेथड पे बना हुआ है वो हम समझा देते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू कितना है 34,000 और 52,000, अभी हम लोगों ने चेक किया था। फिर वहां से हम लोगों ने लेस क्या कर दिया, यहाँ से हम लोगों ने लेस कर दिया है पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट। मतलब जब हम लोगों ने इसको स्प्लिट किया, फिर से पोस्ट स्प्लिट ऑफ मतलब स्प्लिट ऑफ होने के बाद फिर से जब हम लोग इसको फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं तो खर्चा हुआ 34,000 और 32,000, ठीक है। अगर सेल्स वैल्यू से हम लोग कॉस्ट को लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू मिलेगा। ये देखो नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड से ये किया हुआ है, एक्चुअली बता देता है क्वेश्चन में। ये एग्जाम्पल है तो मैंने ले लिया, सोचा कि एक बार बता देते तुम लोग को। ये देखो सेल्स वैल्यू इतना है, उससे हम लोगों ने फर्दर कॉस्ट लेस
लेस कर दिया, और अगर हमारा कोई सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वो भी लेस कर देते, तो क्या निकल के आ गया, एनआरवी निकल के आ गया 30 और 20, तो रेशियो क्या हो गया 3:2। अब इस रेशियो में हमें ये वाले कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 64,500 जो कि हम लोग का ज्वाइंट कॉस्ट है, ठीक है। अब कैसे समझ में आएगा कि ऐसे ही करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो रहता है ना वो हमें बता देता है कौन सा मेथड करना है। जैसे कि मैंने बोला ये एग्जांपल है, इसीलिए ये देखो जैसे यहाँ पर बताया था फिजिकल यूनिट मेथड करो तभी ना हम लोग कर पाएंगे, उसी तरह से यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें बताया है ये एक्चुअली एनआरबी मेथड से हमें करना है, ठीक है। ये हमें यहाँ पर एग्जाम्पल है बोल के लिखा हुआ नहीं है, बट ये एनआरबी मेथड से करना है। तो ये मेथड हम लोग तभी यूज करेंगे जब हमें ज्वाइंट जो हम लोग का रियलाइजेबल वैल्यू है ज्वाइंट प्रोडक्ट का, वो स्प्लिट अप पॉइंट पे हमें पता होता है, तभी हम लोग इसे यूज कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन मैंने बता दिया किस तरह से होगा। अच्छा, और एक एग्जाम्पल है, देखो और एक एग्जाम्पल है, ये कौन से मेथड का है देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है, an entity incurs a joint cost 64,500, same data लिया है, in producing two product A B वही 200 यूनिट, and earns a sales value of 86,000 by selling 170 per unit of A B 260, सेम क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर देखो क्या किया है, the multiplying factor in this case is obtained by dividing the total joint cost by total sales revenue and finally multiplying the figure so obtained by 100. The multiplying factor based on the data can be composed as follows. हमें जरूरत नहीं इस तरह से इतना समझने का कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर वगैरह क्या है, हम लोग को जैसे कि एग्जांपल है तो नहीं बता रहा है, वैसे हमें बता देगा कि इसको हमें कौन से मेथड से करना है। तो यहाँ पर देखो कैसे किया है, ज्वाइंट कॉस्ट एपोर्शन ओवर प्रोडक्ट ए कैसे निकाला है, यहाँ पर देखो ए से जो सेल्स वैल्यू मिल रहा है वो कितना आ रहा है, ए से जो सेल्स वैल्यू मिल रहा है वो हो रहा है 200 इंटू ये वाला 170, ठीक है। 200 इंटू 170 करने से 34,000, और बी से जो सेल्स वैल्यू मिल रहा है वो कैसे निकल के आ रहा है 200 इंटू 260 दैट इज 52,000, ठीक है। अब यहाँ पर एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाला है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब है कि टोटल कॉस्ट यहाँ पर क्या है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स वैल्यू इनटू 100, ठीक है। तो ये हो गया 75%। ये क्या बता रहा है कि अगर 100 रुपए में बेचेंगे तो 75 रुपए कॉस्ट होगा, ठीक है। तो उसी फैक्टर को यहाँ पर भी लगाया है, इसे बेस मान के, ठीक है, इसे बेस मान के यहाँ पर भी लगाया है कि 34,000 का अगर सेल्स वैल्यू होगा तो उसमें कॉस्ट कितना होगा, तो 75% और यहाँ पर 75% ऐसे करके कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर जो है ये मेथड बेसिकली, इसका कोई नाम यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है इसका कोई नाम अलग से है हम लोग का, तो हम लोगों ने जो 7 मेथड सीखा है ना वही मेनली नाम के साथ हमें दे देता है। अगर ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कोई क्वेश्चन आता है तो हम देखेंगे कि वहां पर क्वेश्चन किस तरह से देता है। यहाँ पर तो क्लियरली कुछ पता नहीं चला, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई हम लोगों ने टोटल सेल्स वैल्यू किया और मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाला, क्योंकि यहाँ पर बोला था कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैलकुलेट करो, ठीक है। तो ये एक्चुअली हम लोग बोल सकते हैं ये कैसे हुआ, इसको हम लोग कौन से मेथड में डाल सकते हैं पता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं मार्केट वैल्यू वाला, ठीक है, मार्केट वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन, मतलब मार्केट वैल्यू वाला जो मेथड है, ठीक है। क्योंकि ये मार्केट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके हम लोगों ने जॉइंट कॉस्ट को एपोर्शन किया, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, थोड़ा सा अलग लग रहा होगा हमें, हम लोग क्वेश्चन देख के समझेंगे कि हमें कैसा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। एग्जांपल 3 यहाँ पर दिया है, यहाँ पर भी देखो कैसे करके एपोर्शन किया है, बोल रहा है कि मार्केट सेल्स वैल्यू दिया है फिर जॉइंट कॉस्ट का एपोर्शन किया। छोड़ो एग्जांपल का, छोड़ो ये अपने हिसाब से दे रखा है, इसका जरूरत नहीं है। हम लोग इलस्ट्रेशन देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन हमें दिया हुआ रहता है, ठीक है। वो तो समझाने के लिए किया है एग्जाम्पल, उसका जरूरत भी नहीं है, कोई बात नहीं। हम लोग इलस्ट्रेशन 2 स्टार्ट करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है, देखो कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो बेकार में। यहाँ पर क्या बोला है देखो, find out the cost of joint product ABC using average unit cost method। हमें average unit cost method निकालने के लिए बोला है। average unit cost method में हम लोग क्या निकालते हैं, average cost निकालते हैं, कैसे करके, total cost divided by total unit जितना प्रोड्यूस्ड हुआ है ना। तो यहाँ पर देखो ज्वाइंट कॉस्ट कितना है 60,000, ठीक है, और टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना है 1,000, तो ये डिवाइड करने से 60 रुपीज करके निकल के आ गया। ये क्या निकल के आ गया, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। अब इस रेट पे हमें ये सारे प्रोडक्ट का जो ज्वाइंट कॉस्ट है वो कैलकुलेट करना है। मतलब कौन सा वाला मेथड, अभी ये जो मैंने लास्ट मेथड दिखाया
ये देखो ये वाला 5th नंबर वाला, ऐसे ही करेंगे। देखो सेम उसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है बस हम लोगों का डेटा अलग है। तो यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं एवरेज कॉस्ट, क्योंकि क्वेश्चन हमें बता देगा, जैसे मैंने पहले ही बोला कि क्वेश्चन हमें बता देगा। ठीक है, तो अभी जो एग्जाम्पल देखा है हम लोगों ने उसका छोड़ो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। हमें एग्जाम में बता देगा क्या करना है। तो टोटल ज्वाइंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड, यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो ज्वाइंट कॉस्ट बता दिया है 60,000। अच्छा, और टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड भी बता दिया है 1000 यूनिट। तो कॉस्ट कितना हो गया, ₹60 पर यूनिट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ज्वाइंट कॉस्ट को एपोर्शन करना है। तो कैसे एपोर्शन करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, ऐसे कॉलम करके भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट यूनिट एवरेज कॉस्ट पर यूनिट और वैल्यू। ठीक है, प्रोडक्ट है ABC। अच्छा, यूनिट कितना कितना है, 500 200 300, 500 200 300, और ये सबका कॉस्ट हमें लगाना है @60 करके, 60 करके। तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं 60 × 5000, तो ये हो गया 30,000, ये हो गया 12,000, ये हो गया 18,000। ठीक है, टोटल करने से कितना आना चाहिए, ऑब्वियसली 60,000 ही आना चाहिए, क्योंकि 60,000 को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है ये तीनों प्रोडक्ट पे पर्टिकुलर मेथड के हिसाब से, जो मेथड हमें अप्लाई करने के लिए बोला है। वैसे टोटल तो 60,000 ही आएगा, इससे ज्यादा कम कुछ भी नहीं आ सकता। ठीक है, अच्छा ये हो गया हम लोग का इलास्ट्रेशन 2। अब देखो इलास्ट्रेशन 3, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ए एंड बी। तो एक कोई प्रोसेस किया गया होगा जिसकी वजह से ए और बी दो तरह का प्रोडक्ट निकल के आया, यूजिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड तभी अप्लाई होगा जब हमें कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स दोनों पार्ट में स्प्लिट करके दिया हुआ रहेगा। ये देखो फिक्स्ड कॉस्ट, ये देखो वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ही होता है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये दिया हुआ है, और ये यहाँ पर प्रोडक्ट ए और बी का क्वांटिटी और यहाँ पर इसका सेल वैल्यू दे रखा है। ठीक है, 60 और 30 करके। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट हमें दे दिया है और फिक्स्ड कॉस्ट भी दे दिया है, और इसको दो तरह से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट को अप्लाई करने का अपना मेथड होता है, मतलब ये जो टोटल ज्वाइंट कॉस्ट कितना है ये दोनों का टोटल, लेकिन हमें अपोर्शन कैसे करना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट का अलग तरीका है, फिक्स्ड कॉस्ट का अलग तरीका है। ठीक है, कैसे यहाँ पर दिखाते हैं, ये देखो यहाँ पर जब मैंने ये मार्जिनल कॉस्ट मेथड लिखवाया था, ये देखो वेरिएबल कॉस्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना इन रेशियो ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट होगा देखो, इलस्ट्रेशन 3। अच्छा, तो यहाँ पर पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिजिकल यूनिट के हिसाब से। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट क्या क्या है, ए बी, क्वांटिटी इन केजी है 100 और 120। ठीक है, अच्छा हम लोग को क्या अपोर्शन करना पड़ेगा, जॉइंट कॉस्ट को। अब हम यहाँ पर वैल्यू को अपोर्शन करते हैं। ठीक है, वैल्यू को कैसे अपोर्शन करेंगे, टोटल मार्जिनल कॉस्ट कितना है यहाँ पर लिखते हैं, टोटल मार्जिनल कॉस्ट 4,400। ठीक है, इसको हमें ये दोनों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4,400 इनटू रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा हम लोग का क्वांटिटी। ये देखो मैंने लिखवा रखा है डिस्ट्रीब्यूशन इन रेशियो ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी रेशियो क्या हो रहा है, 10:12। ठीक है, तो यहाँ पर 10/22। ठीक है, यहाँ लिख दे रेशियो ऑफ फिजिकल क्वांटिटी 10:12। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, और ये हो गया 12/22। अब कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कितना होगा, 4400 डिवाइडेड बाई 22, 200 × 10, तो
ये हो गया 2000 और 200 इंटू 12 ये हो गया 2400। तो टोटल ये वाला कॉस्ट इस तरह से हमारा यहाँ पर 4400, ये कॉस्ट इस तरह से अपोर्शन हो जाएगा। इसको यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिख देते टोटल मार्जिनल कॉस्ट इस तरह से। ये हो गया हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसका अलग से निकालते हैं क्योंकि उसका प्रोसेस अलग होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट of ₹3,900 इन कैसे होगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। ठीक है, अब रेशियो निकाल लेते हैं। पहले रेशियो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का, तो पहले कंट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट ए का कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके। प्रोडक्ट बी का भी कैसे निकालेंगे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके। ठीक है, तो प्रोडक्ट ए जो है उसका सेल वैल्यू कितना है? प्रोडक्ट ए का सेल्स वैल्यू है 60 इंटू 100, 100 इंटू 60। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट देख लेते हैं। और प्रोडक्ट बी का सेल वैल्यू है 120 इंटू 30 माइनस यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट कितना है वो हम लोगों ने अलग अलग अभी निकाला, 2000 और 2400। तो ये मैंने कर दिया 2000, ये हो गया 2400। तो इससे हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा। तो 6000 माइनस 2000, 3600 माइनस 2400। तो कंट्रीब्यूशन रेशियो निकल के आ रहा है 4000 इज टू, ये कितना हो जाएगा? 600 हो रहा है क्या? नहीं, माइनस करके देखते। 3600 माइनस 2400, 1200। अच्छा, 1200 हो रहा है। तो इसका रेशियो हो जाएगा 40:12। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 10:3। 4 से सिंप्लीफाई कर दिया, 10:3 निकल के आ गया। ठीक है, अब इस रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा फिक्स्ड कॉस्ट को। तो ये पहले रेशियो निकाल लिया हम लोगों ने। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, प्रोडक्ट ए बी। अच्छा, यहाँ पर लिखते हैं रेशियो। रेशियो दोनों के केस में ही क्या हो जाएगा? 10:3। अपने हिसाब से जो है प्रेजेंटेशन रख सकते हो। ठीक है, कॉलम बना के 10:3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर? फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 3900। 3900 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो 10/13, 3/30। तो ये 13 से डिवाइड करने से 300 होता है, तो 3000 और ये 9000। ठीक है, तो ये 3000 और 9000 हो रहा है कि 900 हो रहा है? 900 हो रहा है। तो टोटल करने से 3900। तो जैसे कि मैंने सिखाया, जो रूल्स है उसी के हिसाब से हम लोगों ने किया। देखो, वेरिएबल कॉस्ट को हम लोगों ने, मतलब मार्जिनल कॉस्ट को हम लोगों ने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया? मार्जिनल कॉस्ट को हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट किया, जबकि फिक्स्ड कॉस्ट को हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो में करना है। और कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो जैसे जैसे लिखा है वैसे ही हम लोग कर रहे हैं। तो देखो, हम लोगों के पास क्या क्या मेथड का हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। एक बार देख लेते हैं। देखो, फिजिकल क्वांटिटी मेथड पहला वाला हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये वाला मेथड किया, ये जो एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का एक एग्जांपल था, और ये भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन का कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन। फोर्थ नंबर देखो क्या बोल रहा है। Inorganic chemical purchases salt and processes it into more refined products such as caustic soda, chlorine and PVC। मतलब इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो है, ये शायद कंपनी का नाम है। ये लोग परचेस करते हैं सॉल्ट और उसे प्रोसेस करते हैं, और उससे क्या क्या इनको आउटपुट मिलता है? कॉस्टिक सोडा मिल जाता है, क्लोरीन मिल जाता है, पीवीसी मिल जाता है। इन द मंथ ऑफ जुलाई इनऑर्गेनिक केमिकल्स परचेस सॉल्ट फॉर 40,000। इन्होंने 40,000 का सॉल्ट खरीदा। कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ 60,000 वेयर इनकर्ड अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। और स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक कन्वर्जन मतलब जो है, कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल के अलावा बाकी कॉस्ट जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो यहां तक का अगर हम लोग एक बार ड्रॉ करें तो क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दे रखा है कि एक प्रोसेस हो रहा है। ठीक है,
उसमें रॉ मटेरियल क्या जा रहा है, रॉ मटेरियल के तौर पे जा रहा है सॉल्ट, ठीक है, और एक कन्वर्जन कॉस्ट लग रहा है, कन्वर्जन कॉस्ट ये अप्लाई किया जा रहा है। कन्वर्जन कॉस्ट, सॉल्ट खरीदा गया है कितने का, 40,000, और जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो अप्लाई हो रहा है कितने का, 60,000 का। ये यानी कि टोटल 1,00,000 रुपए का ज्वाइंट कॉस्ट लग रहा है, क्योंकि टोटल इतना खर्चा करना पड़ेगा। अगर हमें आउटपुट के तौर पे क्या क्या चाहिए, कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन और पीवीसी, और ये खर्चा करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, कॉस्टिक सोडा और पीवीसी, और एक क्या था, क्लोरीन। क्लोरीन स्पेलिंग क्या होती है, CHL, क्लोरीन, ठीक है, ये मिल जाएगा इनको आउटपुट के तौर पे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ 60,000 वेयर इनकर्ड अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट होता है, दिस इज द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जहां पर प्रोडक्ट जो है स्प्लिट हो जाता है। अप टू मतलब स्प्लिट ऑफ पॉइंट के पहले तक का ये टोटल खर्चा हुआ है, मतलब जॉइंट, ये समझ लेना चाहिए। अब बोल रहा है एट विच टाइम 2 सेलेबल प्रोडक्ट वेयर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, और इसमें क्या हुआ, 2 सेलेबल प्रोडक्ट निकला। क्लोरीन कैन बी फर्दर प्रोसेस इनटू पीवीसी। बोल रहा है ये खर्चा करने के बाद 2 प्रोडक्ट ऐसा है कि जो सेलेबल है, मतलब कोई एक प्रोडक्ट ऐसा है जो सेलेबल नहीं है। कौन सा ऐसा नहीं है, दैट इज क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस करते हैं पीवीसी में, मतलब पीवीसी अलग से आउटपुट नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि पीवीसी जो है वो डायरेक्टली ऐसे आउटपुट नहीं आएगा, मतलब मेरा ये ड्रॉ ऐसे नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमें मेनली ये तो बता रहा है कि ये प्रोसेस करके 3 प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन क्लोरीन को रिप्रोसेस्ड करके पीवीसी मिल रहा है, ऐसा हमें बाद में इंफॉर्मेशन दिया गया है। देखो क्या बोला था, फिर से पढ़ के बता देते हैं। सॉल्ट परचेस किया है इन्होंने, और इट इनटू मोर रिफाइंड प्रोडक्ट सच एज कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन, पीवीसी, ये सब इनको मिलता है आउटपुट के तौर पे। और जुलाई मंथ में इन्होंने क्या किया, 40,000 का सॉल्ट खरीदा, कन्वर्जन कॉस्ट 60,000 लगाया, और स्प्लिट ऑफ पॉइंट के पहले तक ये खर्चा किया, और जिस पॉइंट पे इनको 2 तरह का प्रोडक्ट मिला, ठीक है, 2 सेलेबल प्रोडक्ट मिला, और क्लोरीन को इन्होंने फर्दर प्रोसेस करके पीवीसी बनाया, ठीक है, क्लोरीन को इन्होंने फर्दर प्रोसेस करके पीवीसी बनाया है। तो ये जो है इसका हो जाएगा फर्दर प्रोसेस किया जाएगा। फर्दर प्रोसेस करने से पीवीसी बनेगा, मतलब 3 आउटपुट है, लेकिन ये दोनों क्या है, जॉइंट प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या ये बाई प्रोडक्ट है, नहीं, ऐसे नहीं होता है, वो तो हमें पता करना पड़ेगा कि इसका जो इकोनॉमिकल वैल्यू है वो क्या है। वो अगर कम होता है इन दोनों से तब ये बाई प्रोडक्ट होगा, लेकिन ये क्लोरीन को ही फर्दर प्रोसेस करके पीवीसी पाया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो, द जुलाई प्रोडक्शन एंड सेलेबल इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। तो कॉस्टिक सोडा बना है 1200 टन, क्लोरीन बना है 800 टन, पीवीसी 500 टन, ठीक है, ये 500 टन प्रोड्यूस्ड हुआ। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, सेल क्वांटिटी इन टन। बोल रहा है कि कॉस्टिक सोडा 1200 टन ही बिक जाएगा, कॉस्टिक सोडा सेल हो जाएगा ऑल, ठीक है, ये पूरा 1200 टन ही बिक जाएगा। क्लोरीन को नहीं बेचा जा रहा है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन का फॉर्मेशन पीवीसी बना के बेचा जा रहा है, और पीवीसी कितना बिक रहा है, 500 टन, ठीक है, ये ऑल सेल हो जाएगा। तो क्लोरीन 800 टन कैसे बिकेगा, क्योंकि यही 800 टन क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस करके पीवीसी बनाया जाता है, तब इसका टन का क्वांटिटी जो है वो 800 से 500 हो गया, ठीक है। अब इसका सेलिंग प्राइस 50 रुपए है मार्केट में, और इसका सेलिंग प्राइस है एट द रेट ऑफ 200, ठीक है। ये सब इंफॉर्मेशन हमें दे रखा है। अब आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। ऑल 800 टन ऑफ क्लोरीन वेयर फर्दर प्रोसेस एट एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ 20,000 टू यील्ड 500 टन ऑफ पीवीसी। वो तो हमें दिख रहा है कि पूरा का पूरा 800 टन क्लोरीन को पीवीसी में ट्रांसफर किया गया है, जो 500 टन पीवीसी दे रहा है हमें, और इसके वजह से कॉस्ट लगा है 20,000 लगेगा, क्योंकि क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस किया गया, और इसमें कॉस्ट कितना लगा, कुछ ना कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा। तो 20,000 रुपए का खर्चा किया गया, तब जाके क्लोरीन जो है वो
पीवीसी में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, देयर वाज नो बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंटरीज ऑफ कॉस्टिक सोडा, मतलब कॉस्टिक सोडा का कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ना तो क्लोरीन का है ना तो पीवीसी का है। अच्छा, अब आगे देखते हैं, अभी तक हमें बोल नहीं रहा है कि करना क्या है, देखते हैं फिर क्या बोल रहे हैं। There is active market for chlorine. Ignoring chemicals could have sold all its July production of chlorine at 75. बोल रहा है कि सबसे ज्यादा जो बिकता है वो क्लोरीन बिकता है, क्लोरीन बिकता है, लेकिन ये लोग तो उसका पीवीसी बना रहे हैं। अब बोल रहे हैं देयर इज एक्टिव मार्केट फॉर क्लोरीन, इग्नोरिंग इनऑर्गेनिक केमिकल कुड हैव सोल्ड ऑल इट्स जुलाई प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन एट 75 पर टन। मतलब बोल रहा है कि मार्केट में क्लोरीन का एक अच्छा जो है मार्केट वैल्यू चल रहा है, मतलब अच्छा प्रोडक्ट के हिसाब से ये बिक रहा है, मतलब इसका मार्केट बना हुआ है क्लोरीन का। अब ये लोग पहले पीवीसी बना के बेचते थे, अब इनको पता चला कि क्लोरीन का भी एक एक्टिव मार्केट है, अगर ये बेचना चाहे तो क्लोरीन 75 रुपए पर टन में बिक जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ लिखना चाहिए 75 रुपए पर टन करके बिक जाएगा अगर ये लोग क्लोरीन को बेचना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो क्लोरीन का, ये जो क्लोरीन है इसका भी एक मार्केट वैल्यू है, दैट इज ₹75 करके। अच्छा आगे पढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है। सो हाउ जॉइंट कॉस्ट ऑफ 1 लाख वुड बी एपोर्शन, 1 लाख कैसे आया ये मैंने पहले ही दिखाया। एपोर्शन बिटवीन कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, बोल रहा है कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये जॉइंट प्रोडक्ट है, ये एक साथ प्रोड्यूस्ड हो रहा है, तो ये क्लोरीन और कॉस्टिक सोडा पे 1 लाख का अपोर्शनमेंट करके दिखाओ। 3 अलग अलग मेथड बताया, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, फिजिकल यूनिट मेथड, एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। ये 3 मेथड से हमें सबसे पहले क्या करना है, जॉइंट कॉस्ट जो कि 1 लाख है उसे अपोर्शन करके दिखाना है 2 प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले कर लेते फिर पॉइंट भी डील करेंगे। अच्छा यहाँ पर सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड, हम पहले दिखा देते हैं कि इस मेथड में हमें करना क्या होता है, और वही चीज हम यहाँ पर भी करके दिखाएंगे। अच्छा यहाँ जगह था, ठीक है चलो कोई बात नहीं। सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड, देखो इसमें कैसे होगा, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड, मतलब स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे हमें सेल्स वैल्यू देखना पड़ेगा कितना हो रहा है, सेल्स वैल्यू को हमें कहाँ देखना पड़ेगा, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, और उस रेशियो पे वो जो रेशियो निकल के आएगा, ये देखो ये जो रेशियो निकल के आएगा उस रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ भी मैंने ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पर स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल्स वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट कितना है, तो एक का तो है यहाँ पर 50 रुपए पर टन और दूसरा है 75 रुपए पर टन, तो ये रेशियो में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोडक्ट सेल्स सेलिंग प्राइस पर टन, प्रोडक्ट का नाम है कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन। अच्छा सेल्स का वैल्यू है, यहाँ पर देख लेते हैं, मेरा तो सब ड्रॉ किया हुआ है, 1200 और 800, 1200 800 और सेल हो जाएगा 50 और 75 पे। तो हम लोग 50 और 75 रेशियो पे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, या फिर सेल्स, क्योंकि सेल्स वैल्यू पे होगा ना, तो इस रेशियो पे डायरेक्टली, ये तो एक एक यूनिट का हो गया, हम लोग को ये देखो सेल्स वैल्यू निकालना है, ये तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट हो गया, वैल्यू का मतलब टोटल क्वांटिटी भी मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, ठीक है, तभी ना वैल्यू होगा, अदरवाइज तो प्राइस हो गया। तो ये वैल्यू निकाल लेते हैं, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, सेल्स वैल्यू का मतलब है टोटल, तो 1200 इंटू 50 और 800 इंटू 75, तो ये रुपीस 60,000 और 8 इंटू 75 600 0 0, ये भी 60,000 हो गया, ठीक है। तो जॉइंट कॉस्ट एपोर्शन
तो रेशियो तो 1:1 हो जाएगा, 60,000 इज टू 60,000, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं रेशियो हो जाएगा 1:1, ठीक है, समझने के लिए। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, 1 लाख इंटू 1/2, 1 लाख, क्योंकि ज्वाइंट कॉस्ट 1 लाख है, इंटू 1/2, तो 50,000, 50,000, ठीक है। ये ज्वाइंट कॉस्ट का एपोर्शन हो गया पहला मेथड से, जो मेथड का नाम दिया गया था सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें दिया है फिजिकल यूनिट मेथड, सबसे आसान होता है फिजिकल यूनिट मेथड। प्रोडक्ट सेल्स इन टन जॉइंट कॉस्ट एपोर्शन। अच्छा, प्रोडक्ट तो दो ही है, कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन। कॉस्टिक सोडा कितना है फिजिकल यूनिट 1200 और ये 1800, तो 1200 और 800। अच्छा, रेशियो ये वाला ही बनेगा क्योंकि फिजिकल यूनिट मेथड बोला है, तो रेशियो 12:8 हो जाएगा। अब जॉइंट कॉस्ट का एपोर्शन करना है, 1 लाख इंटू 12/20, 1 लाख इंटू 8/20, देखते हैं कितना आता है, रुपीज में आ रहा है आंसर। तो 20 से डिवाइड करने से ये हो जाएगा 50,000, 50,000 इंटू 12, 60,000। चेक कर लेते हैं एक बार। 1 लाख डिवाइडेड बाई 20, 5,000, 5,000 इंटू 12, तो ये 60,000, और 5,000 इंटू 8, 40,000। ये फिजिकल यूनिट मेथड से निकल के आ रहा है, तो 60-40 हो गया, इसमें हुआ था 60-60 इक्वल हुआ था, ठीक है। अच्छा, और एक मेथड भी बोला था, और एक मेथड भी बोला है, देखते हैं। एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, तो यहाँ पर लिखते हैं एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, हम लोगों को सेल्स वैल्यू, एस्टिमेटेड सेल वैल्यू से क्या क्या लेस करना पड़ेगा, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हम दिखा देते हैं, और कोई अगर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है तो वो। एस्टिमेटेड फाइनल सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट, फाइनल सेल्स वैल्यू मतलब सारे मॉडिफिकेशन के बाद फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, और यहाँ पर हो जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अगर कुछ है तो। फिर एनआरपी निकालना पड़ेगा, मतलब दो प्रोडक्ट का हमें एनआरपी यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं सेल्स वैल्यू। अच्छा, प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन। सेल्स वैल्यू कितना है, सेल्स वैल्यू चेक करते हैं, ये देखो 50 रुपीज करके, इसका तो कोई फर्दर प्रोसेस है ही नहीं, तो 50 इंटू 1200। अच्छा, ये लिखते हैं पहले, सेल्स वैल्यू हो जाएगा, फाइनल सेल्स वैल्यू लिखना होता है, तो ये हो गया 50 इंटू 1200, यानी कि 60,000। यहाँ पर कितना लिखे, तो क्लोरीन जो है उसका फाइनल सेल्स वैल्यू ये है, ठीक है, क्योंकि वो पीवीसी फॉर्म में बिकता है। क्लोरीन का फाइनल सेल्स वैल्यू यहाँ पर आएगा, क्योंकि नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड हमें बोल रहा है कि फाइनल सेल्स वैल्यू लो, एस्टिमेटेड फाइनल सेल्स वैल्यू, लैंग्वेज ही हमें बता देता है, तो फाइनल सेल्स वैल्यू लेना पड़ेगा। नेट रियलाइजेबल वैल्यू हम लोग ये वाला नहीं ले सकते क्योंकि ये मिडिल का हो जाएगा, ठीक है, तो हमें ये पीवीसी। तो फिर ये क्लोरीन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि क्लोरीन ही पीवीसी में ट्रांसफर हो रहा है, तो ऐसा मत करो कि इसका पीवीसी कर दोगे, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि ज्वाइंट कॉस्ट तो इस पे डायरेक्ट लग रहा है ना, तो ज्वाइंट कॉस्ट का एपोर्शन का मतलब हमें लिखना तो क्लोरीन ही है, लेकिन इसका फाइनल सेल्स ऐसे होता है। अब यहाँ देखो नाम दे दिया है ना, इस वजह से, जैसे क्लोरीन ये पीवीसी में ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन इसका फाइनल सेल्स वैल्यू ये वाला है, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड हमें फाइनल सेल्स वैल्यू लेने के लिए बता रहा है, तो हमें पीवीसी का लेना है, लेकिन लिखना हमें क्लोरीन ही है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखो। इसमें अगर पीवीसी लिख दोगे तो नहीं चलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 200, ये हो गया 500 टन और 200 रुपए करके, तो 500 इंटू 200, तो 10,000 नहीं 1 लाख,
ये हो गया सेल्स वैल्यू। फिर इससे क्या लेस करेंगे, इससे लेस करना पड़ेगा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, जो कि कॉस्टिक सोडा में तो कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि कॉस्टिक सोडा फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा है। हाँ, क्लोरीन फर्दर प्रोसेस होता है और उसमें 20,000 रुपए का खर्चा लगता है, ऐसा हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 20,000 और लेस करना पड़ेगा अगर कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हुआ है तो लेस हो जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जो कि इस क्वेश्चन में मिसिंग है, नहीं है। तो ये माइनस करने से हमें मिल जाएगा एनआरबी। ठीक है, एनआरबी मिल जाएगा। तो एनआरबी निकाल लेते हैं। देखो ये हो गया 60,000 और ये 80,000, ये 80,000। अब ये रेशियो में, इसी रेशियो में हमें जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करना है। तो यहाँ पर ही लिख देते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑफ ₹1 lakh in ratio of NRV, that is 6:8। क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग 0 हटा दे तो ये 6:8, या फिर इसको और भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3:4। अब यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो 1 लाख इंटू 3/7, 1 लाख इंटू 4/7। अब ये पॉइंट में ही आएगा, आंसर पता चल रहा है क्योंकि डिविजिबल बाई 7 आ गया है। ठीक है, देखते हैं कितना आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3, तो ये आ रहा है 42857, 42857। अच्छा, अब इससे -1 लाख भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली 1 लाख को कैलकुलेट भी कर सकते हो 3 into 4 करके। अब देखो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 57,142 आ रहा है, 57,142.8 है, तो इसको 3 कर लेंगे। और वैसे भी चेक करके देखो, अगर ये 7 लिखा हुआ है, यहाँ 3 नहीं लिखेंगे ना तो 1 लाख नहीं आएगा। तो अगेन हमें थोड़ा सा समझ के उसको एडजस्ट कर देना है। ठीक है, कि कैसे करके हमारा 1 लाख आए। तो 1 रुपए का हम लोग इधर उधर जो है डिफरेंस नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो यहाँ पर या तो 1 लाख से ये माइनस कर लो तो एग्जैक्ट आंसर आ ही जाएगा, या फिर यहाँ से भी देख सकते हो कि पॉइंट के बाद 8 है तो इसको 3 कर देते हैं और इससे क्या होगा, हमारा एडिशन भी सही रहेगा 1 लाख वाला। अच्छा, अब ये हम लोग का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्या बोला है यहाँ पर, लाइफ टाइम स्विमिंग पूल प्रोडक्ट्स ऑफर टू परचेज 800 टन ऑफ क्लोरीन। अब ये कौन है, ये कोई दूसरा कंपनी है। ठीक है, जो ये कंपनी को ऑफर दे रही है कि आप 800 टन क्लोरीन मुझे बेच दो। ठीक है, 800 टन क्लोरीन ये लोग परचेज करेगा इन अगस्त एट 75 पर टन। तो ये लोग बोल रहे हैं कि हमें क्लोरीन चाहिए 800 टन, 75 रुपए करके दे देंगे। मतलब अगर हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ में वापस जाते हैं तो कैसा हो रहा है सिचुएशन यहाँ पर। अभी तो ये लोग क्लोरीन से पीवीसी बना रहे थे, अब यहाँ पर एक ऑफर आया है कि 800 टन क्लोरीन बेच तो हम लोग 75 में खरीद लेंगे। मतलब मार्केट वैल्यू में ये लोग लेना चाहते हैं। कौन है ये लोग, लाइफ टाइम स्विमिंग पूल कंपनी। ठीक है, दिस सेल ऑफ क्लोरीन वुड मीन दैट नो पीवीसी वुड बी प्रोड्यूस्ड इन अगस्त। ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि पीवीसी तो कोई इंडिविजुअली प्रोडक्ट बन के नहीं आ रहा है, वो क्लोरीन का फर्दर प्रोसेसिंग का एक फॉर्मेशन होता है। तो अगर क्लोरीन बेच देंगे तो पीवीसी नहीं बनेगा। तो ये फालतू में कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि सेल ऑफ क्लोरीन का मतलब है पीवीसी नहीं बनेगा। तो अगर बेच देंगे तो कहां से बनेगा। ठीक है, अब बोल रहा है एक्सप्लेन हाउ द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस ऑफर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त वुड अफेक्ट ऑपरेटिंग इनकम। बोल रहे हैं कि अगर ये ऑफर एक्सेप्ट किया जाए तो क्या ऑपरेटिंग इनकम पे कोई फर्क आएगा, ये हमें बताने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं कि फर्क आएगा कि नहीं आएगा। कैसे चेक करेंगे, देखो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब सेकेंड आंसर के लिए यहाँ पर लिखते हैं इंक्रीमेंटल। देखो अगर हम पहले एक बार नॉर्मल बता देते फर्क आएगा कि नहीं आएगा। देखो अगर हम लोग क्लोरीन को बेच देते हैं तो क्लोरीन बेच के हमें कितना मिलेगा, 800 टन क्लोरीन 75 करके अगर हम लोग बेचेंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 800
इंटू 75, ये हो गया 60,000। तो हम लोग को 60,000 रुपीज मिलेगा। वहीं पर अगर हम लोग क्लोरीन को ना बेचते हैं, जैसा कर रहे हैं वैसा ही करते हैं, मतलब अगर हम लोग पीवीसी बना के बेचते हैं तो 500 टन पीवीसी बनता है, इसी 800 टन से 500 टन पीवीसी बनेगा और इसे 200 रुपए में बेच सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 1,00,000 रुपए, ठीक है। लेकिन एक चीज सोचो, ये हम लोग का पूरा जो है सेल वैल्यू जो है ये तभी आएगा अगर हम लोग इस पे 20,000 का भी खर्चा करेंगे, क्योंकि क्लोरीन से पीवीसी तक पहुंचने के लिए और भी खर्चा करना पड़ रहा है। तो ये सेल वैल्यू जो है ये तो ज्वाइंट कॉस्ट लगने के बाद है, तो ज्वाइंट कॉस्ट लगने से तो ये और ये कंफर्म है कि हमें मिलेगा ही। अब क्लोरीन में ही बेचना है कि पीवीसी बना के बेचना है, वो हमें सोचना पड़ेगा। तो पीवीसी बनाने से 1,00,000 सेल हो रहा है, मानते हैं यहाँ पर सेल कम है, लेकिन एक चीज देखो यहाँ पर हमारा 20,000 रुपए का जो है खर्चा भी तो हो रहा है। तो पीवीसी बना के बेचने पे हमारा सेल 1,00,000 है और कॉस्ट 20,000 जो लग रहा है, इसका मतलब नेट सेल वैल्यू कितना आ रहा है, 80,000 आ रहा है, ठीक है। नेट सेल वैल्यू 80,000 आ रहा है। तो इंक्रीमेंटल तो हो रहा है, फर्दर प्रोसेस करके देखो सेल बढ़ रहा है, 60,000 का सेल 1,00,000 का हो रहा है और इसको 1,00,000 तक पहुंचाने के लिए खर्चा कितना हो रहा है, 20,000 का। और वो खर्चा माइनस करने के बाद भी अगर देखें तो हम लोग का क्या होगा, हम लोग का इनकम जो है वो एक्स्ट्रा ही हो रहा है, ठीक है। क्लोरीन बेचने पे 60,000 का खर्चा, पीवीसी बना के बेचने पे 80,000 रुपए का अर्निंग होगा अगर हम लोग कॉस्ट हटा भी देते हैं। तो अगर हम लोग ये पीवीसी बना के बेचना बंद कर देंगे तो हम लोग का 20,000 का लॉस हो जाएगा। कैसे, क्योंकि क्लोरीन बेच के तो सिर्फ 60,000 ही मिलेगा, ज्वाइंट कॉस्ट तो हर हालत में लगना है, लेकिन फर्दर प्रोसेस करना है कि नहीं वो हमारा डिसीजन है, ठीक है। तो अगर हम लोग पीवीसी बना के बेचेंगे तो ही हम लोग बेनिफिट में रहेंगे, क्लोरीन डायरेक्ट बेचेंगे तो हमारा लॉस होगा। उसी चीज को यहाँ पर मुझे प्रेजेंटेशन के साथ दिखाना है। तो यहाँ पर लिखते हैं इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल मतलब जो बढ़ता है, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू फ्रॉम फर्दर प्रोसेसिंग करके बेचने से हमारा सेल बढ़ता है। क्लोरीन इनटू पीवीसी में कन्वर्ट करके अगर हम लोग बेचेंगे तो हम लोग का रेवेन्यू यानी सेल बढ़ रहा है। कैसे पता चल रहा है, चेक करो, 500 टन इंटू 200 रुपए, ये पीवीसी का सेल वैल्यू है। जबकि क्लोरीन अगर बिकेगा तो 800 टन 75 रुपए करके बिकेगा। तो दोनों का डिफरेंस हमें ये बताएगा कि इंक्रीमेंट कितना हो रहा है। तो ये हो जाता है हम लोग का 1,00,000 और ये हो गया 60,000। तो यहाँ पर 40,000 का सेल ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि क्लोरीन से पीवीसी बनाने का भी खर्चा है, तो उसको लेस करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अगर हम लोग पीवीसी बनाते हैं तो हमारा कॉस्ट जो है वो ज्वाइंट कॉस्ट के अलावा भी कुछ लग रहा है, दैट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग। फ्री में तो नहीं बन रहा है, फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ क्लोरीन टू पीवीसी, ये है 20,000। तो सेल भले ही हमारा 40,000 बढ़ रहा है, लेकिन हमें 20,000 का खर्चा भी तो बढ़ाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब इंक्रीमेंटल सेल 40 नहीं 20,000 हो रहा है, ठीक है। तो इसका नेट कर लिया, इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम फर्दर प्रोसेसिंग। अगर हम लोग फर्दर प्रोसेस करते हैं तो हमारा इनकम 40,000 नहीं बढ़ रहा है, 20,000 बढ़ रहा है। हमें खर्चे को भी तो डिडक्ट करना पड़ेगा कि इसको पीवीसी बनाने का हमारा इतना खर्चा हो रहा है, लेकिन हम लोग का फिर भी अगर हम लोग खर्चा करते भी है फिर भी हमारे पास 20,000 का सेल ज्यादा दिखेगा। तो कंपनी को पीवीसी बना के ही बेचना चाहिए। तो इसका हमें बोला है बताओ कि क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं द ऑपरेटिंग इनकम ऑफ इनऑर्गेनिक कंपनी जो है उसका नाम इनऑर्गेनिक केमिकल्स will reduced by
20,000। अगर इनका ऑपरेटिंग इनकम 20,000 से कम हो जाएगा अगस्त में, क्योंकि अगस्त में ही ये ऑफर आया, तो हमें वही पूछा है कि अगस्त के ऑपरेटिंग इनकम में कोई फर्क आएगा कि नहीं, फर्क आएगा। इफ इट सेल्स 800 टन ऑफ क्लोरीन टू लाइफ टाइम स्विमिंग पूल product instead of further processing of chlorine into PVC for sale। तो अगर वो क्लोरीन ही बेचना स्टार्ट कर दे, पीवीसी नहीं बनाए, पीवीसी बंद कर दे और वो ऑफर ले ले, मतलब जो उनके पास नया ऑफर आया, तो उनका 20,000 का ऑपरेटिंग इनकम जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब देखो ये हम लोग का हो गया 4th नंबर क्वेश्चन। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया। इस पे ज्यादा क्वेश्चन होता भी नहीं है ये चैप्टर पे, और आगे का 3-4 ही क्वेश्चन होगा। देखो क्या बोल रहा है, स्माइल कंपनी प्रोड्यूसेस 2 मेन प्रोडक्ट एंड ए बाई प्रोडक्ट। बता ही दिया है कि इनका जो प्रोडक्शन होता है उसमें 2 मेन प्रोडक्ट है, एक बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट मतलब जिसका इकोनॉमिकल वैल्यू ये दोनों से कम होगा, आउट ऑफ ए जॉइंट प्रोसेस। तो एक जॉइंट प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है, 2 बाई जॉइंट प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, मतलब जिसको हम लोग बोलेंगे मेन प्रोडक्ट। देखो जिसको हम लोग बोलेंगे मेन प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट 2 है और एक बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट मतलब इसका ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू बाकी दोनों से कम होगा। द रेशियो ऑफ आउटपुट क्वांटिटीज टू इनपुट क्वांटिटीज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन द जॉइंट प्रोसेस रिमेन कंसिस्टेंट ऑन ईयरली बेसिस। क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ आउटपुट क्वांटिटीज टू इनपुट क्वांटिटीज, मतलब जितना इनपुट दे रहे हैं और जितना आउटपुट दे रहे हैं, इसका जो रेशियो है, बोल रहा है ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन जॉइंट प्रोसेस रिमेन्स कंसिस्टेंट ऑन ईयरली बेसिस। मतलब सालों साल एक ही तरह रेशियो से इनपुट आउटपुट हो रहा है। कंपनी हैज एम्प्लॉयड द फिजिकल वॉल्यूम मेथड टू एलोकेट जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट टू द मेन प्रोडक्ट। कंपनी कौन सा मेथड यूज करती है, फिजिकल यूनिट मेथड। वॉल्यूम का मतलब ही तो यूनिट हुआ ना, ये कोई नया चीज तो है नहीं। तो फिजिकल यूनिट मेथड यूज करती है ताकि वो जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट कर सके। ठीक है, मेन प्रोडक्ट पे, मेन प्रोडक्ट पे करना है, इस पे नहीं करना है, बता ही दिया है मेन प्रोडक्ट पे। द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द बाई प्रोडक्ट इज यूज्ड टू रिड्यूस द जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट बिफोर द जॉइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड टू द मेन प्रोडक्ट। बोल रहा है कि जॉइंट कॉस्ट को जब हम लोग मेन प्रोडक्ट में एपोर्शन करेंगे या एलोकेट करेंगे, उसके पहले ये बाई प्रोडक्ट को मार्केट में जितने में बेच सकते हैं, सेल वैल्यू इसका जो भी आएगा, उस सेल वैल्यू को इस जॉइंट कॉस्ट से हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। मतलब जैसे स्क्रैप बेचते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में तो टोटल कॉस्ट कम होता है ना, यहाँ पर ये करने बोला है, तभी कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द बाई प्रोडक्ट, अगर बाई प्रोडक्ट का कोई नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, उसको क्या करना है, बेचने के बाद जो पैसा रिकवरी होगा उससे हमें जॉइंट प्रोडक्ट का जॉइंट कॉस्ट को रिड्यूस करके देना है। ठीक है, उसके बाद जो कॉस्ट बचेगा उसको हमें मेन प्रोडक्ट में अपोर्शन करना है। इतना सारा स्टोरी ही बता रहा है। डिटेल्स ऑफ कंपनीज ऑपरेशंस आर गिवन इन द टेबल बिलो। अच्छा, नीचे डिटेल्स दे रखा है। ड्यूरिंग द मंथ द कंपनी इनकर्ड जॉइंट कॉस्ट, production cost of 10 lakh. ठीक है, the main product are not marketable at the split of point and thus have to be processed further। क्या बोल रहा है, देखो joint production cost कितना है 10 लाख, और मेन प्रोडक्ट आर नॉट मार्केटेबल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, मतलब फर्स्ट टाइम जब स्प्लिट होके 2 प्रोडक्ट ए और बी निकल के आता है, ये मार्केटेबल नहीं है। ठीक है, और इसको फर्दर प्रोसेस करना पड़ता है। अब देखो मंथली कितना किलो ए प्रोड्यूस्ड होता है, 60,000 किलो, बी 1200, 1,20,000, बाई प्रोडक्ट 50,000, सेलिंग प्राइस इसका 50, इसका 30 और इसका 5
रुपीज है। प्रोसेस कॉस्ट इसका 2 लाख है, इसका 3 लाख है। हमें क्या बोला है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट दैट स्माइल कंपनी वुड एलोकेट टू द प्रोडक्ट बी बाय यूजिंग द फिजिकल वॉल्यूम मेथड टू एलोकेट जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को फिजिकल यूनिट मेथड से प्रोडक्ट ए और बी में जॉइंट कॉस्ट को एपोर्शन करना है। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। ये है प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू बी एलोकेटेड। यहाँ पर ना हमें जॉइंट कॉस्ट भी बताया नहीं है एक्चुअली कि कितना जॉइंट कॉस्ट है। ठीक है, तो पहले मतलब बताया नहीं इन द सेंस हमें इस पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, कौन सा जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करना है। बाई प्रोडक्ट को बेचने के बाद जो जॉइंट कॉस्ट जितना भी होगा ये हम लोग डायरेक्टली अपोर्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमें बोला है डायरेक्टली नहीं करना है। जॉइंट कॉस्ट जो भी लग रहा है उससे बाई प्रोडक्ट का जो स्क्रैप वैल्यू है उसे लेस करने के बाद जो जॉइंट कॉस्ट बचेगा उसे अपोर्शन करना है। तो एक बार हम लोग वो कॉस्ट को निकाल लेते हैं जो हमें अपोर्शन करना है। वैसे तो जॉइंट कॉस्ट 10 लाख है, लेकिन ये हमें अपोर्शन नहीं करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं जॉइंट कॉस्ट ₹10 लाख, यहां से लेस करेंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट का 50,000 इंटू 5, 50,000 इंटू 5, तो ये हो गया 2,50,000। ठीक है, तो जॉइंट कॉस्ट ये अपोर्शन होगा, जो बचा हुआ वैल्यू है ये अपोर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखते हैं नेट जॉइंट कॉस्ट टू बी एलोकेटेड, ये हमें एलोकेटेड करने के लिए परमिशन दिया गया है। ठीक है, ये नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन हमें बोल रहा है। हमें क्या करना है, फिजिकल यूनिट मेथड में करना है, तो हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जॉइंट यहाँ पर देखते हैं कि रेशियो कैसे होगा। यहाँ पर 60,000 और 1,20,000, तो यहाँ पर लिखते हैं रेशियो इन यूनिट जो कि है केजी में, प्रोडक्ट ए और बी। 60,000, 1,20,000। अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं, 60:12, 4 0 हटा दिया मैंने, तो ये हो गया 5:1, 5:1 रेशियो हो जाएगा। तो जॉइंट कॉस्ट एलोकेटेड टू प्रोडक्ट ए, कितना एलोकेट करना है, 7,50,000। 7,50,000 इंटू 5/6, और प्रोडक्ट बी का हो जाएगा 7,50,000 इंटू 1/6। चेक करते हैं कितना होगा। 6 इंटू 5, 6,25,000 आ रहा है। अच्छा, हमें ना यहाँ पर सिर्फ बोला था किसका निकालने के लिए, पता है, प्रोडक्ट बी का, ए का नहीं बोला है। ठीक है, फिर मैंने निकाल लिया, तो लिख लेते, कोई बात नहीं, ये पूछा नहीं था वैसे। ठीक है, ये सिर्फ बी का कैलकुलेट करने के लिए, कोई बात नहीं, हम लोग बी का भी कर लेते हैं। 1,25,000 आ रहा है मेरा। बी प्रोडक्ट बाय फिजिकल वॉल्यूम, तो यहाँ मेरा टैली क्यों नहीं हुआ, 7.5 लाख ये रेशियो लिखते हुए गलत हो गया क्या, 60,000 देख लेते एक मिनट, 60,000 और 1,20,000, तो यहाँ 4 0 जाएगा, तो यहाँ 6:12। ओ अच्छा, 60:12 लिख दिया, इसीलिए गलत हो रहा है। 6:12 होगा, अगर 4 4 0 चला जाएगा तो 1:2 होगा, तब तो गलत हो गया।
ये 1/3 होगा, ये 2/3 होगा, इसलिए मेरा आंसर नहीं मैच है। 1/3, 2/3, ये 2,50,000 होगा। वैसे इसका आंसर दिया हुआ नहीं है क्योंकि पूछा नहीं है, देख लेते हैं, अगर बी वाला सही हुआ तो ये भी सही है। 2,50,000 टू 5,00,000, ठीक है, अब सही हुआ है। वो मैंने रेशियो गलत कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है, इसीलिए आंसर मैच नहीं हो रहा था। तो ये हो गया 5,00,000। तो 5,00,000 रुपीज हो जाएगा। हम लोग को सिर्फ यही वाला पूछा था कि हमें प्रोडक्ट बी का जो है वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, 5-5 नंबर का होता है क्वेश्चन, इतना ज्यादा लेंदी है, लेकिन हमें करना है छोटा सा ही चीज, ठीक है। फिजिकल यूनिट मेथड से निकालना था, और ज्वाइंट कॉस्ट का यहाँ पर एक पोर्शन दे रखा था कि किस तरह से हमें ज्वाइंट कॉस्ट को एपोर्शन करना है, बस, और कुछ। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2, 3, 4। अच्छा, ये सभी ना थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन। लेंदी मतलब कैलकुलेशन लेंदी नहीं है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा काफी। तो अभी हम लोग अगर शुरू करेंगे ना तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो 2, 3, 4 इसे हम लोग होमवर्क ले लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं और कुछ बचा है कि नहीं, और कुछ नहीं है। तो 2, 3, 4 ये सब डिसीजन वाला होगा कि फर्दर प्रोसेस करना चाहिए कि नहीं, ऑफर लेना चाहिए कि नहीं, मुझे जितना लग रहा है क्वेश्चन देख के, ठीक है। तो ये हम 3 होमवर्क दे देते हैं, तो तुम लोग इसको करके रखो। हम लोग जो फ्राइडे वाला क्लास होता है उसमें ये कंप्लीट करके, अगर टाइम बचेगा तो दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।